वेलकम बैक टू एम बी अकेडमी। कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में एक काफ़ी मज़े का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। क्या आपने कभी एल एम एस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर कभी ऑनलाइन क्विज़ दिया है, या फिर वैसे ही ऑनलाइन किसी कोर्स को फॉलो करते वक्त आपने ऑनलाइन क्विज़ दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी कि आज हम क्विज़ मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्विज़ ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे और जब आप उनका जवाब दे देंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस गेम को या फिर इस क्विज़ ऐप को ओपन किया हुआ है। तो ये सबसे पहले मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। जिस तरह हम एलएमएस में साइन इन करते हैं गूगल के थ्रू, या फिर अपना नाम वगैरह दे के एक क्विज़ हम करते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी अपना पहले नाम देंगे। तो यहाँ पर मैंने उमैर लिख दिया है। इसके बाद ये मेरे से एज पूछ रहा है कि आपकी एज कितनी है, तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इनपुट कर दें। तो यहाँ पर ये मुझसे आप पूछ रहा है कि क्या आप क्विज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन, यानी कि ये एक सैंपल है जो यहाँ पर क्वेश्चन मतलब सेम आ रहे हैं। ये सैंपल बताया गया है। इस जगह पर आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं और फिर उनके आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैंपल आपको दिखाई जा रहा है, ये इस सारे का जो आंसर है वो है 3। अगर मैं सारे को 3 इनपुट करूँगा तो मैं यहाँ पर 100/100 मार्क्स अचीव कर लूँगा। तो ये एज अ सैंपल मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं रखे। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसमें 3 सारे जो 10 यहाँ पर मेरे पास एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं इन 10 एमसीक्यूज़ में अपना जो आंसर है 3 वो इनपुट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे जो 10 एमसीक्यूज़ थे वो यहाँ पर इनका आंसर इनपुट कर दिया है। तो ये इसने नीचे मुझे स्कोर बताया है कि मेरे जो आंसर हैं वो 10 में से 10 ठीक हो गए हैं, और जो मैंने नंबर अचीव किए हैं वो 100/100 हैं। तो यही गेम की इम्प्लीमेंटेशन हम सी प्लस प्लस की कोडिंग में करेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया है कि इस गेम का क्या या फिर इस ऐप का क्या सिनेरियो है। तो इसको क्विज़ गेम भी कह सकते हैं और क्विज़ ऐप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने लिहाज से ठीक हैं। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। तो कोडिंग को शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। तो या ये आप देख सकते हैं कि मेरा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल एन शॉर्ट की इस्तेमाल की है। तो ये मेरे पास एक नई फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब इस फ़ाइल के अंदर सबसे पहले मैं इस ऐप के अंदर इस्तेमाल होने वाली हेडर फाइल्स हैं जो वो लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये हेडर फाइल्स लिख दी हैं। इस ऐप के अंदर मैं 3 हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करूँगा। इसमें से जो मेरी सबसे पहली हेडर फाइल है, ये बहुत ही फेमस हेडर फाइल है। इसको आप सब बिल्कुल मेरे से भी अच्छी तरह जानते होंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग इसको नहीं जानते या फिर अभी बहुत ही बिगनर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हेडर फाइल है ये हमें इनपुट और आउटपुट में मदद देती है। इस हेडर फाइल के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टैटिक हैं। उन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करके इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। जिसमें से पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सी आउट है, कंसोल आउट। और जो दूसरा है वो कंसोल इन यानी कि सी इन है। सी आउट से हम कुछ भी चीज़, कुछ भी टेक्स्ट हम अपनी स्क्रीन पर कंसोल पर प्रिंट कर सकते हैं। और इसी तरह सी इन की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी डाटा टाइप की जो भी वैल्यू है वो अपने प्रोग्राम में इनपुट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही बेसिक यूज़ है, ये आप सब भी जानते हैं। तो इसके बाद जो हेडर फाइल है ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की हेडर फाइल के अंदर भी काफ़ी मज़े के फंक्शंस हैं जो हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मदद करते हैं। तो उन फंक्शंस को हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग हेडर फाइल से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह गेट लाइन का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना नेम इनपुट करना है, तो नेम इनपुट करने के लिए गेट लाइन का फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पेस में हमें मदद करता है।
तो उसके बाद जो नीचे हेडर फाइल है ये है conio.h। conio.h भी IO स्ट्रीम की तरह एक काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है। conio.h के अंदर जो सबसे फेमस फंक्शन है वो है getch और getche। ये दो फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपनी स्क्रीन को स्टॉप करना होता है, कुछ देर के लिए रोकना होता है। यानी कोई लूप चल रहा है तो हमें अपनी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट वगैरह है उसको कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता है और हम उसको रीड कर सकते हैं। जब फिर हम इंटर या फिर कोई भी ऐसा की प्रेस करते हैं तो फिर हमारी स्क्रीन कंटिन्यू हो जाती है और बाज़ दफ़ा रिमूव हो जाती है क्योंकि हमने पीछे CLS या फिर क्लियर का फंक्शन कॉल किया होता है। तो ये थी हमारे पास conio.h की हेडर फाइल जो हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराई है। अब इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std को लिखने का पर्पस भी आपको बहुत अच्छी तरह पड़ता है क्योंकि इसको भी हम तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std को हमने इसलिए यहाँ पर लिया है कि हम cout और cin के साथ बार बार std ना लिखें, जिससे हमारा काफ़ी कोड गंदा हो सकता था। फिर हमने उसको यूजिंग नेम स्पेस std लिख कर बचा लिया। तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std का यही इस्तेमाल है। अब इसके बाद हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे जो हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। उनमें से जो सबसे पहला वेरिएबल है ये है गेस का और इसकी डाटा टाइप इंट है। इसको हमने इंट इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो 4 हैं और इनकी अगर नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग की डाटा टाइप इंट होती है। इसलिए हमने इस जो गेस है इसको हमने इंट डाटा टाइप से लिखा है। इसके बाद जो हमारे पास अगला वेरिएबल है टोटल, तो टोटल को भी हमने इंट से ही लिखा है क्योंकि हमारे पास जो स्कोर है वो भी नंबरिंग के डाटा टाइप की फॉर्म में होता है। तो उसलिए हमने इसको इंट डाटा टाइप से लिखा है। अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। ये क्लास क्या काम करेगी? ये क्लास होगी हमारे क्वेश्चन की क्लास। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन की बजाय 50 क्वेश्चन लिखना चाहते हैं या फिर अपने क्विज़ में 50 क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो क्या आप क्वेश्चन का कोड बार बार लिखेंगे या फिर आप चाहेंगे कि मैं एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल करूं? तो हम यहाँ पर एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन की क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास क्वेश्चन लिख दिया है। अभी मैं इसके अंदर कुछ डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन करूँगा। इन डाटा मेंबर्स की मदद से हम इस क्लास को एक नए ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे तो फिर इन डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने नीचे प्राइवेट लिखा है कि मेरे जो डाटा मेंबर्स हैं उनको बाहर कोई क्लास एक्सेस ना कर सके। इसलिए अब मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना दिए हैं जो मेरे लिए डाटा मेंबर्स हैं। इनमें से जो पहला वेरिएबल है ये है क्वेश्चन टेक्स्ट का। क्वेश्चन टेक्स्ट के आपके क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या है, आपका क्वेश्चन है क्या। तो इसके बाद इसकी टाइप स्ट्रिंग है। इसके नीचे मेरे पास आंसर्स हैं। आंसर्स हैं जो वो भी स्ट्रिंग टाइप के हैं। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। इन 4 आंसर में से कोई एक आंसर दुरुस्त होगा। तो क्योंकि मिसाल के तौर पे इनकी टाइप इंट इसलिए रखी है, जिस तरह कोई क्वेश्चन करता है कि इराक़ की कैपिटल सिटी का नाम क्या है, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग होगी। तो उससे नीचे जो सिटीज़ के नेम लिखे जाएंगे 4, वो भी स्ट्रिंग होंगे। इसके बाद जो अगला वेरिएबल है ये है करेक्ट आंसर का, जो इंडिकेट करेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। इसके बाद जो उससे अगला आंसर है या फिर उससे अगला वेरिएबल है वो हमारे पास क्वेश्चन स्कोर का है, जिससे हम अपने क्वेश्चन का स्कोर लिखेंगे। तो ये थे हमारे पास डाटा मेंबर्स। इसके बाद हम मेंबर फंक्शंस की तरफ चलते हैं। मेंबर फंक्शन की तरफ जाने तक मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा है। तो सबसे पहले जो मेरे पास मेंबर फंक्शन है वो सेटर है, जो इन वैल्यूज़ को सेट करेगा। तो वो सेट कौन कौन सी वैल्यू को करेगा देखिएगा। वाइड सेट वैल्यूज़ लिखा है, इसके अंदर मैंने 4 स्ट्रिंग्स दिए हैं, बल्कि मैंने 5 स्ट्रिंग्स दिए हैं। एक क्वेश्चन का स्ट्रिंग है और अगले 4 मेरे पास आंसर्स के स्ट्रिंग हैं।
उससे आगे मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो करेक्ट आंसर और स्कोर के हैं। यानी कि मैंने इसके अंदर जितने ऊपर डाटा मेंबर्स बनाए थे वो एज अ पैरामीटर इस मेंबर फंक्शन को दे दिए हैं सेट वैल्यू करने के लिए। इसके बाद जो अगला मेरे पास मेंबर फंक्शन है वो है आस्क क्वेश्चन का, जिससे मैं अपने यूज़र से या फिर अपने जो भी स्टूडेंट वगैरह है उससे क्वेश्चन आस्क करूँगा। तो ये हमारे पास क्लास रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। तो मेन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नीचे मैंने इंट मेन लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी इस ऐप का नाम प्रिंट करूँगा, जिसके लिए नीचे मैंने डी डेली क्विज सी आउट के अंदर लिख दिया है। और उसके बाद मैं अपने इस यूज़र से इंटर कराऊँगा। तो अब हम अपने यूज़र से यहाँ पर उसका नाम और उसकी एज लेंगे। तो उसके लिए नीचे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, जिसमें से एक नेम है और दूसरा एज है। अब मैं अपने यूज़र से ये दोनों इनपुट ले लूँगा। तो उसके लिए नीचे मैंने सी आउट में लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, और फिर मैंने सी इन से नेम इंटर कर लिया और आगे हाउ ओल्ड आर यू ये मैंने लिख दिया है सी आउट के अंदर। और फिर एज को भी मैंने इनपुट नीचे सी इन के ज़रिए करा लिया है। और अब मैं यूज़र से पूछूंगा क्या वो गेम ये स्टार्ट करना चाहता है। तो उसके लिए नीचे मैंने यस और नो का ऑप्शन रखा है। तो अगर यूज़र यस इनपुट करता है तो हम प्रिंट करेंगे गुड लक, और अगर वो नो इनपुट करता है तो हम कहेंगे कि ओके गुड बाय। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम अपना जो ऊपर क्लास बनाई है क्वेश्चन की उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो जितने हम अपने क्वेश्चन रखना चाहते हैं उतने ही ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें से Q1 से लेके Q10 तक है। अब मैं इनकी वैल्यू सेट कर दूँगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए नीचे मैंने Q1 डॉट सेट वैल्यू और आगे मैंने जो पैरामीटर्स दिए थे उनमें पहले लिखा है क्वेश्चन। आगे आप मैंने स्पेस खाली छोड़ दी है, इसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं। इसके आगे मैंने आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 और आंसर 4 ये लिखा है। जो मेरे 4 ऑप्शंस होंगे ये उनके लिए है। इसके बाद में आगे जो करेक्ट आंसर नंबर है वो लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। और आगे मैं स्कोर लिखूँगा कि मैं अगर मेरा यूज़र आंसर करेक्ट पर टिक करता है या फिर कोई आंसर करेक्ट सेलेक्ट करता है तो उसको कितने स्कोर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो Q1 सेट वैल्यू ये मैंने Q1 के लिए किया है, क्वेश्चन 1 के लिए। तो सेम इसी तरह मैं क्वेश्चन 10 तक ये सारा कुछ रिपीट करूँगा और अपने जो क्वेश्चन है उसको वैल्यू सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको वैल्यूज सेट कर ली हैं। अब उसके बाद मैं नीचे सेम जिस तरह ऊपर मैंने अपने सेट वैल्यू के जो मेंबर फंक्शन हो उसको कॉल किया था, इसी तरह मैंने एक और फंक्शन बनाया था जो कि था आस्क क्वेश्चन का। तो अब मैं यूज़र से क्वेश्चन को आस्क करने के लिए जो आस्क क्वेश्चन का मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करूँगा। तो उसके लिए नीचे मैंने लिखा है Q1 आस्क क्वेश्चन, और इसी तरह Q1 से लेकर मैंने Q10 तक लिख दिया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे जो ऊपर मैंने Q1 डॉट सेट वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ दी थी, यानी कि क्वेश्चन कौन सा है और आंसर प्रिंट करेगा, जिस पर ये यूज़र से इनपुट लेगा करेक्ट आंसर। तो अगर आंसर वो करेक्ट हुआ तो ये फिर उसको स्कोर देगा। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ इफ़ कंडीशन के यूज़र का कितना स्कोर हो तो वो पास होगा। तो नीचे मैंने पहले प्रिंट करना है स्कोर, तो नीचे मैंने टोटल स्कोर इक्वल टू लिख दिया है आउट ऑफ 100 के 100 में से हमारे जो यूज़र है उसने कितना स्कोर गेन किया है। तो अगर स्कोर 70 से अबव होगा तो हम उसे कंग्रेचुलेट करेंगे कि आप ये क्विज़ पास कर चुके हैं, और अगर वो नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे कि आप फेल हो चुके हैं, बेटर लक, और इस तरह के टेक्स्ट लिखेंगे। तो नीचे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है। इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने लिखा है
टोटल ग्रेटर दैन इक्वल टू 70। ये टोटल वही है जो हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल बनाया था। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ सी आउट कॉन्ग्रेचुलेट्स यू पास द क्विज़ और आगे एंडल। इसके बाद अगर हमारा यूज़र नहीं पास करता, उसके 70 स्कोर नहीं आता, तो हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अपना प्रिंट करेंगे कि अल्लास यू फेल्ड द क्विज़। तो इसको हमने एस के अंदर लिखा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसके नीचे गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो कर दिया है। और यहाँ तक हमारा जो मेन फंक्शन का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास रह जाते हैं वो ऊपर क्लासेस में जो हमारे पास फंक्शन थे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना जो सेट वैल्यूज़ यानी कि सेटर फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके नीचे मैंने वॉइड क्वेश्चन कॉलन कॉलन सेट वैल्यूज़ लिख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं आउटसाइड द क्लास, तो उसके लिए हम डबल सेमीकोलन के साथ क्लास का नाम लिखते हैं और आगे हम उस मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट वैल्यूज़ लिख दिया है। इसके अंदर जो ऊपर मैंने पैरामीटर्स दिए थे उनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले स्ट्रिंग क्यू लिखता हूँ जो कि मेरा क्वेश्चन होगा, उसके बाद स्ट्रिंग A1 जो कि आंसर 1, और इसी तरह A2, A3 और A4 होगा। इसके आगे जो मेरे पास पैरामीटर है वो है इंट सी ए का मतलब है करेक्ट आंसर, और उससे आगे जो मेरे पास इंट P1 नाम का वेरिएबल है ये मेरे स्कोर होगा, मेरा जो पॉइंट होगा, पॉइंटिंग आंसर या फिर पॉइंटिंग वैल्यूज़ को कह सकते हैं, वो होगी। तो इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। तो नीचे मैंने लिखा है क्वेश्चन टेक्स्ट इक्वल टू क्यू, आंसर 1 इक्वल टू A1, आंसर 2 इक्वल टू A2, आंसर 3 इक्वल टू A3, और इसी तरह A4 को आंसर 4 के अंदर हमने स्टोर करा दिया है, और करेक्ट आंसर CA और फिर क्वेश्चन स्कोर PA। यानी कि जितने भी हमारे पास मेंबर फंक्शंस थे उनको हमने यहाँ पर सेट वैल्यू कर दी है, क्योंकि सेटर फंक्शन का यही काम होता है। इसके बाद हम अपने अगले फंक्शन की तरफ चलेंगे जो कि है आस्क क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम अपने यूज़र से क्वेश्चन आस्क करेंगे। तो उसके नीचे मैंने वही ऊपर वाला जो सिंटैक्स था फॉलो किया है जो कि है क्वेश्चन कॉलन कॉलन आस्क क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यूज़र के सामने वो क्वेश्चन रखेंगे। मैंने यहाँ पर सी आउट लिखा है और आगे क्वेश्चन टेक्स्ट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेरिएबल है ये तो हमने बनाए कहाँ पर हैं, क्या हम इनको बाहर एक्सेस कर सकते हैं? दरअसल ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं ये एक्चुअली डाटा मेंबर्स हैं हमारे क्वेश्चन क्लास के। तो क्योंकि ये फंक्शन या फिर डाटा मेंबर फंक्शन भी हमारे क्वेश्चन क्लास के हैं, तो इनको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया है। तो नीचे मैंने सी आउट क्वेश्चन टेक्स्ट लिख दिया है। इसके बाद मैं आंसर लिखूँगा सी आउट 1 डॉट आंसर 1 एंडल, और इसी तरह आंसर 4 तक मैंने अपने जो ऑप्शन के आंसर्स हैं वो लिख दिए हैं। इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा व्हाट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ योर आंसर लिखा है, और उसके बाद जो हमारा यूज़र गेस करेगा उसको हम सीन के ज़रिए गेस नाम के जो ऊपर ग्लोबल वेरिएबल है उसमें स्टोर करा देंगे। इसके बाद नीचे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, अगर गेस इक्वल टू करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट आंसर वही जो ऊपर हमने पैरामीटर्स में दिया है, और अपना ये मेंबर डाटा मेंबर भी है। तो नीचे मैंने लिखा है सी आउट करेक्ट जो कि करेक्ट डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद हम जो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस क्वेश्चन स्कोर कर देंगे, यानी कि जितने हमारे पास टोटल मार्क्स ऑलरेडी हैं उनको हम अपने उसी वैल्यू से हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है कि हम किसी अपने मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक चॉइस का स्कोर कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके नीचे मैंने स्कोर को प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा है सी आउट स्कोर इक्वल टू क्वेश्चन स्कोर आउट ऑफ आगे क्वेश्चन स्कोर। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। तो ये थी इफ़ कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर क्या करें? तो उसके लिए नीचे मैंने एल्स कंडीशन लगाई है और उसमें लिखा है
कि सी आउट रॉन्ग और आगे स्कोर इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम अपना जो करेक्ट आंसर है वो प्रिंट करेंगे अगर यूज़र कोई रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की एक मुकम्मल क्विज़ ऐप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस प्रोग्राम का आप सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।